ध्यान दिया जाए। पिछले क्लास में आपको हम पढ़ाए थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नहीं, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में मेरा गला बैठ गया है। वो भीख जानते हैं, वो होता है हिचकिच दूर करने के लिए। गला ठीक करने के लिए होता है, गला ठीक करने के लिए आपको 1-2 दिन समय लग ही जाता है। देखा जाए, हम लोग पिछले क्लास में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़े थे, जिसमें बताया गया था कि अगर आप वाटर लेते हो, प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप डाल देते हो, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। नहीं, ठीक है। अगर प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे तो मे भी पॉसिबल कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो -20 डिग्री सेल्सियस हो जाए, -40 डिग्री सेल्सियस हो जाए। यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। ठीक है। तो वैसे सबस्टांस जो किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट घटा दें, वैसे सबस्टांस जो किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या करें, घटा दें, वैसे सबस्टांस को एंटी फ्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? एंटी फ्रीज। तो हम लोग का अगला टॉपिक यहाँ पर था, एंटी फ्रीज किसे कहते हैं। ठीक है, तो देख लो। That type of substance which is added to solvent to lower the freezing point of solvent is called as antifreeze। दिक्कत है? क्या लिखा हुआ है? That type of substance which is added to solvent to lower the freezing point of solvent, to lower the freezing point of, ये रह के हैंग कर रहा है। देखा जाए, टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी फ्रीज कहते हैं। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। एंटी फ्रीज का नॉर्मल लाइफ में कहाँ यूज किया जाता है? तो जो भी 4 व्हीलर गाड़ियां होती हैं उसमें रेडिएटर होता है। नहीं, रेडिएटर बोल रहे हैं, गलत लैंग्वेज। रेडिएटर होता है। नहीं, आप बोलते हैं हम लोग क्या है, रेडिएटर। बस में आ रहा है क्या कि उसमें वाटर डाला जाता है? नहीं, लेकिन वो होता क्या है, रेडिएटर। ध्यान रखना है। तो जो 4 व्हीलर गाड़ियां होती हैं उसमें जो रेडिएटर होता है, उस रेडिएटर में हम लोग एंटी फ्रीज यूज करते हैं पानी के साथ। नहीं, तो पानी के साथ वहां जो एंटी फ्रीज यूज करते हैं उसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या उसका नाम है? इथिलीन ग्लाइकॉल। जो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है। नहीं, पानी के फ्रीजिंग पॉइंट क्या करता है, घटा देता है। अब इथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा अगर आप कम डालेंगे, नहीं, तो फ्रीजिंग पॉइंट, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से -10 हो जाएगा। यानी जो पानी पहले 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ में बदल जाता था, वही पानी अब -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक डाउन जब जाएगा टेम्परेचर, तब वो बर्फ में बदलेगा। ध्यान रखना है। जैसे एंटीफ्रीज का यूज रेडिएटर में क्यों किया जाता है, हम पहले ही बताए थे इसके बारे में। अगर हम लोग पानी डाल दिए रेडिएटर में और अपनी गाड़ी को लेकर किसी ठंडे प्रदेश में चले गए, अब ठंडे प्रदेश में जाने के बाद वहाँ का टेम्परेचर डाउन हुआ, नहीं, टेम्परेचर डाउन होगा तो रेडिएटर में जो पानी होगा वो बर्फ में बदल जाएगा। जैसे ही पानी में बर्फ जैसे ही पानी बर्फ में बदलता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका रेडिएटर टूट जाएगा। नहीं, तो रेडिएटर टूटे नहीं, रेडिएटर महंगा है, तो वो टूटे नहीं, वो टूटने से बच जाए। तो कब बचेगा, जब पानी आपका बर्फ में नहीं बदले। तो पानी बर्फ में नहीं बदले, इसलिए उसमें एंटी फ्रीज यूज किया जाता है। एंटी फ्रीज के रूप में क्या यूज करते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल। नहीं, ध्यान रखना है, तो वही लिखा हुआ है। इट इज यूज्ड इन कार रेडिएटर्स टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट कूल प्लेसेस। ठीक है। इथिलीन ग्लाइकॉल इज यूज्ड टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला भी हम बताए थे पहले भी आपको। ये आपका इथिलीन ग्लाइकॉल है, ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, लिखा हुआ है यहाँ पर, एडिशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इन वाटर इज ऑल्सो यूजफुल इन समर एज इट ऑल्सो रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये बोल रहा है कि इथिलीन ग्लाइकॉल का यूज जो आप कर रहे हो पानी के अंदर, नहीं, ये आपको गर्मी के दिन में भी फायदा पहुंचाता है। कभी कभी देखते हैं गाड़ी बहुत गर्म हो जाती है, नहीं, जब गाड़ी बहुत गर्म हो जाएगी तो रेडी वाटर का पानी जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है।
नहीं, अगर आप उसमें इथिलीन ग्लाइकॉल डाल दोगे तो इथिलीन ग्लाइकॉल रेडिएटर जो है, उस रेडिएटर में उपस्थित जो पानी है उस पानी को बहुत ज़्यादा गर्म भी होने से रोकता है। नहीं, इसलिए देखते हो उसका आजकल नाम क्या पड़ गया है, कूलेंट। अब जो हम रेडिएटर में यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कूलेंट। नहीं, तो कूलेंट का मतलब हुआ कि जो रेडिएटर में आप वाटर और इथिलीन ग्लाइकॉल का जो मिक्सचर डाल रहे हो उसी को क्या बोलते हैं, कूलेंट। ध्यान रहेगा। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है इन मेल्टिंग आइस ऑन रोड। ठीक है, तो इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या था, CH2OH। CH2OH। अच्छा, OH जो है ये क्या चीज का पहचान है, अल्कोहल। कौन जी का पहचान है, अल्कोहल का पहचान है, ध्यान रखना है। अल्कोहल सस्ता है कि महंगा है, महंगा है। अभी तो बहुत महंगा है। नहीं, जहाँ बंदी होता है वहाँ तो और महंगा हो जाता है। तो अभी अल्कोहल क्या है, बहुत महंगा है। ठीक है, अब देखो, जो ठंडा प्रदेश होता है, जो ठंडे प्रदेश होते हैं जहाँ हिम वर्षा होती है, नहीं स्नो फॉलिंग होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, रोड जो होते हैं उस रोड पे पूरा बर्फ भर जाता है। नहीं, तो अगर रोड पर पूरा बर्फ भर जाएगा, ठीक है, और जैसे ही वो बर्फ, शुरू में तो वो फुहारे के रूप में गिरा, लेकिन धीरे धीरे जो क्या होता है कि पूरा आपस में सट जाते हैं और सट के बहुत हार्ड बर्फ का निर्माण कर देते हैं। तो अगर वो हार्ड बर्फ बन जाएंगे तो उनको रोड पर से हटाना आसान होगा, नहीं। नहीं, अगर मान लो कि बुरादे के रूप में होते तो कोई बेलचा लगा तो हटाए, नहीं, कुदारी से लोग हटा लेते। ठीक है, लेकिन जब वो सभी बर्फ आपस में चिपक जाएंगे और चिपक के जब सॉलिड फॉर्म, हार्ड सॉलिड बन जाएंगे और एक एक गो सिल्ली हो जाएगा 1-1 किलोमीटर का, नहीं, तो क्या उनको हटा पाना पॉसिबल होगा, नहीं, उनको हटा पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो किया क्या जाता है कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ की जो सरकार होती है वो बर्फ को पिघलाने के लिए नमक का यूज करती है, NaCl का। ठीक है, या CaCl2 का यूज करती है। नमक NaCl और CaCl2 भी नमक ही है, ध्यान रखना, NaCl भी नमक है, CaCl2 भी क्या है, नमक है। इनका उपयोग किया जाता है। नमक डालने से आपका जो बर्फ होता है वो पिघल जाता है। नमक डालने से आपका बर्फ क्या होता है, पिघल जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो देख लो, पढ़ लो थोड़ा सा। इन विंटर और इन द हिल्स वेयर इट स्नोज हेजली, कॉमन सॉल्ट और कैल्शियम क्लोराइड इज स्केटर्ड, यानी बिखराया जाता है, छीटा जाता है, ऑन द रोड टू मेल्ट द आइस। आइस को मेल्ट करने के लिए इनका यूज किया जाता है, नमक का, NaCl और CaCl2 का यूज किया जाता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज सॉल्ट आइस मिक्सचर हैज ए वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्ट आइस मिक्सचर जो होते हैं उनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, लिखा हुआ है ए सर्टेन कंपोजिशन ऑफ NaCl आइस। अगर आप नमक डाल रहे हैं तो नमक डालने से क्या हुआ, ध्यान से पढ़ो, ए सर्टेन कंपोजिशन ऑफ NaCl आइस मिक्सचर हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट एज लो एज -21 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर आप नमक को बर्फ पे डाल देते हैं, नहीं, तो वो बर्फ को पिघला देगा और पिघलने के बाद जो नया सॉल्यूशन बनेगा अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, -21 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, सेम देखो, दैट ऑफ CaCl2 आइस मिक्सचर एज लो एज -55 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर कैल्शियम क्लोराइड का यूज कर दोगे बर्फ पर, नहीं, तो बर्फ को पिघला दिया और एक नया सॉल्यूशन बन गया पानी और नमक का, अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, -55 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, बहुत तेजी में घट गया। बस में आ रहा है, यानी कि तुम बर्फ लिए, अब बर्फ पे नमक डाले, नमक क्या हुआ, पिघल गया, और पिघल के एक नया सॉल्यूशन बन गया, क्या जी का, नमक और पानी का। अब इस नमक और पानी को बर्फ बनने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, -21 डिग्री सेल्सियस चाहिए, नहीं, तो -21 डिग्री सेल्सियस, अब वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है अगर उसका टेम्परेचर -21 डिग्री सेल्सियस तक डाउन जाएगा, तब ना वो नमक और पानी का जो सॉल्यूशन है वो बर्फ में बदलेगा। मेरे बात समझ में आ रहा है, तो क्या -21 डिग्री सेल्सियस आसानी से पहुंच जाए कहीं का टेम्परेचर, नहीं पहुंचेगा। मेरा बात समझ में आया। दूसरा बात समझो, नमक जो होता है, नमक को पानी में घुलने के लिए एनर्जी चाहिए। नमक को पानी में घुलने के लिए या बर्फ में घुलने के लिए एनर्जी चाहिए। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि नमक का पानी में घुलना एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। नमक हो या पानी हो, पानी को भी अगर तुम, सॉरी पानी को बोल रहे हैं, चीनी,
चीनी को भी अगर तुम पानी में घुलाते हो, नहीं तो चीनी को पानी में घुलने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम लोग एग्जाम्पल से बताए थे कि एक गर्म पानी ले लो और एक ठंडा पानी ले लो, दोनों में 1 चम्मच चीनी डाल दो। ठंडे पानी में चीनी जल्दी घुलेगा, गर्म पानी में? गर्म पानी में जल्दी घुलेगा, क्योंकि चीनी को पानी में घुलने के लिए एनर्जी चाहिए। नहीं तो उसको एनर्जी ठंडे पानी में जल्दी मिलेगा कि गर्म पानी में जल्दी मिलेगा? गर्म पानी में उसे जल्दी मिलेगा, इसलिए गर्म पानी में वो जल्दी घुल जाएगा। बताया गया? तो सेम है, सोचो कि जो तुम्हारा नमक तुम लेते हो, उस नमक को तुम बर्फ पे डाल दिए, नहीं, अब बर्फ पे डाल दिए तो बर्फ पर जो नमक गया उसको घुलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, नहीं चाहिए ना जी? तो उसको एनर्जी चाहिए, तो बर्फ पर वो चिपका है, नहीं, अब बर्फ जो है उसको एनर्जी देना शुरू करेगा। बर्फ क्या करेगा? उसको एनर्जी देना शुरू करेगा। नहीं, अब सोचो, बर्फ जो है उसको पिघलने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, उसको पिघलने के लिए भी एनर्जी चाहिए, बर्फ को पिघलने के लिए। तो चीनी को बर्फ में घुलने के लिए भी एनर्जी चाहिए और बर्फ को पिघलने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो बर्फ एनर्जी दे रहा है किसको? नमक को। नहीं, अब बर्फ को एनर्जी को ही चाहिए कि हम भी पिघले, नहीं, तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा? सराउंडिंग से। कहाँ से लेगा? सराउंडिंग से एनर्जी ले लेकर वो ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे कहाँ से आपका बर्फ भी पिघल रहा है और एक आपका नमक और पानी का एक नया सॉल्यूशन भी बन रहा है। नहीं, अब जो सॉल्यूशन बन गया वो जल्दी फ्रीज नहीं करेगा। मेरा बात कुछ दिमाग में गया? तो जब तक सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेगा तभी आपका बर्फ जो है वो पिघलेगा और बर्फ में जो नमक है वो घुलता जाएगा। बस मेरा, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाए, बर्फ के टेम्परेचर से भी डाउन हो जाए, नहीं, तो उस केस में जल्दी आपका बर्फ पिघलेगा नहीं। बस में, क्योंकि बर्फ को पिघलने की एनर्जी चाहिए, सराउंडिंग एनर्जी दे नहीं रहा है, तो पिघलेगा क्या? समझ में आ रहा है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लेंगे। सिंस द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, सिंस द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज एबव दिस टेम्परेचर, किससे? 21 डिग्री और माइनस 21 डिग्री और माइनस 55 डिग्री सेल्सियस से सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है। नहीं, तो अगर ज़्यादा होगा तो एनर्जी सप्लाई करने लगेंगे, ध्यान रखना है। सिंस द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज एबव दिस टेम्परेचर द मिक्सचर डज नॉट फ्रीज एंड आइस कीप्स ऑन मेल्टिंग। जो मिक्सचर आपका बनेगा वो क्या होगा? मेल्ट करता जाएगा, मेल्ट करता जाएगा। इतना में दिक्कत है? चलिए आगे बढ़िए। मेरा आवाज़ आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ रहा है? आज हमको लग रहा है कि हम बोल ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रहा है। चलिए अगला एक क्वेश्चन दिया गया, वाई ओशंस डू नॉट फ्रीज। नहीं, जो समुद्री पानी होते हैं वो जल्दी बर्फ में नहीं बदलते हैं, क्यों? नॉर्मल पानी के रिस्पेक्ट में। तो एक तो कारण आप जानते हैं कि समुद्र पानी में ह्यूज अमाउंट में क्या है? नमक है। नहीं, तो नमक फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ाता है, घटाता है? घटाता है। नहीं, तो कोई भी आपका जो समुद्री जल है वो जल्दी बर्फ में नहीं कन्वर्ट करता है। ऐसा क्या कारण है? तो एक कारण कि समुद्री पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? नमक होता है, और नमक फ्रीजिंग पॉइंट को बहुत तेज़ी से घटा देता है। ठीक, समुद्री पानी में आपका NaCl भी होता है, समुद्री पानी में आपका CaCl2 भी नमक होता है, समुद्री पानी में MgCl2 नमक भी होता है, ध्यान रखना है। यानी समुद्री पानी में सिर्फ ये नहीं है कि NaCl जो नमक हम खाते हैं सिर्फ वही नमक रहता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो समुद्री पानी हम लोग बाल्टी में भर के लाते, नहीं, कटोरा में डाल के वेपर में कन्वर्ट कर लेते, नहीं कर लेते, और खूब बढ़िया से क्या होता? नमक मिल जाता, आराम से। नमक कीने की जरूरत क्या था? बस में आ रहा है। लेकिन नमक को बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके आपको प्योर NaCl मिलता है, ध्यान रखना है। ठीक है, दिक्कत है इसमें। तो पहला कारण हुआ कि समुद्री पानी जो है बर्फ में क्यों नहीं कन्वर्ट करता है। दूसरा कारण, समुद्री पानी का ऐसा एटमॉस्फेयर होता है कि उसके ऊपर हमेशा हवा चलते रहती है। क्या होता है? हवा चलते रहती है हमेशा। वहाँ पर आप जाइएगा, कहीं कितना भी गर्मी लगा हो, कितना भी गर्मी का मौसम हो, आप समुद्र चल जाइए, समुद्र पे आपको जाइएगा ना, आपको गर्मी नहीं लगेगा, आपको पसीना नहीं आएगा। गए हैं? आपको पसीना नहीं आएगा, कितनो धूप हो, ध्यान रखिए, कितना भी धूप हो वहाँ पे आपको गर्मी नहीं लगेगा। बस में वहाँ पे को पसीना नहीं आएगा, वहाँ पे हमेशा रेगुलर हवा चलते रहता है। तो हवा क्या करता है? ये अगर उसके ऊपर चल रहा है, समुद्र के ऊपर चल रहा है, तो वो समुद्र में जो पानी के कण हैं उनको क्या करेगा? हमेशा एक्टिव रखता है, यानी उनके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। क्या करता है? उनके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा तो क्या वो जल्दी बर्फ में कन्वर्ट करेगा?
नहीं करेगा, क्योंकि बर्फ जो होता है उसका तो कैंडिडेट जीरो हो जाता है। बर्फ में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कैंडिडेट क्या होता है, जीरो हो जाता है। नहीं, तो ये दूसरा कारण है, तो वही हम लोग को लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो इसको। ओशन कंटेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन द वाटर, ड्यू टू दिस रीजन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिप्रेस्ड बाई लार्ज वैल्यू। दूसरा कारण, विंड ब्लोज ओवर द सरफेस ऑफ सी वाटर कीप्स वाटर मॉलिक्यूल्स एक्टिव। ये वाटर मॉलिक्यूल क्या रखते हैं, हमेशा एक्टिव रखते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल हमेशा एक्टिव रहेंगे तो जल्दी बर्फ में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इतना बात में दिक्कत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए, देखा जाए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाइल मेकिंग आइसक्रीम, जब आइसक्रीम बनाया जाता है आइसक्रीम इन मेटल और प्लास्टिक कोन्स, द आइसक्रीम सेलर पुट्स ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड कॉमन सॉल्ट अराउंड द कोन्स एंड नॉट आइस एलोन। ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए, जो नहीं देखते हम आइसक्रीम ठेला पर जो बेचता है लोग, वो क्या करता है, इसमें मान लीजिए कोई लिक्विड रखा हुआ है, कोई लिक्विड है, यानी मान लीजिए आइसक्रीम ही है, ठीक है, इसमें आपका कोई कंटेंट आप रख दिए जो अभी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। अब आइसक्रीम बेचने वाले को देखिएगा वो क्या करता है, इधर ये आपका बर्फ हो गया, ऐसे बर्फ से भरा रहता है साइड में, देखे हैं कभी, नहीं देखे हैं, खोलता है दिखाई देता है, बीच में ऐसे गोल रंग का गोल रखा रहता है, उसके चारों तरफ पूरा बर्फ भरा रहता है। तो वहाँ पे सिर्फ बर्फ नहीं रहता है, बर्फ और नमक का मिक्सचर होता है, ध्यान रखना है। यानी इसमें जो है आपका ये आइस है और इसमें आपका नमक भी है। वो बर्फ को फोड़ देते हैं और फोड़ के उसमें नमक डाल देते हैं। तो ये जो येलो कलर दिख रहा है वो क्या है, सॉल्ट। नहीं, तो अभी तो हम लोग पढ़े कि नमक अगर बर्फ में डालिएगा तब तो बर्फ पिघल जाएगा, नहीं, लेकिन यहाँ पर तो बर्फ पिघलता नहीं है, बर्फ जो है वो पूरा का पूरा बर्फ दिखाई देता है, और ये जो लिक्विड दिख रहा है ये भी पूरा बर्फ जमा हुआ दिखाता है, नहीं दिखता है। तो इसका कारण क्या है, बोलिए। सराउंडिंग एनर्जी, सराउंडिंग एरिया से, हाँ, सराउंडिंग एरिया से एनर्जी गेन कर लेता है, जो अभी हम लोग बताए। देखो क्या हुआ, ये जो नमक है, इस नमक को घुलने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये नमक किससे एनर्जी मांगेगा, बर्फ से। किससे मांगेगा, बर्फ से। वो बर्फ से कहेगा हमको एनर्जी दो, हमको तुम्हें घुलना है। आप ध्यान रखिएगा, आपका जो बर्फ होता है उस बर्फ को ध्यान से देखिएगा, जैसे कोई आइस क्यूब आप रखे हुए हैं, तो आइस क्यूब को आप ध्यान से देखिएगा तो उस पर आपको लिक्विड हमेशा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा क्या, लिक्विड दिखाई देगा, आपका हाथ भीग जाएगा। ऐसा नहीं है कोई कंप्लीट सॉलिड बन गया, नहीं, कंप्लीट सॉलिड नहीं बनता है, आपका आइस है तो उसमें थोड़ा सा लिक्विड दिखाई देगा, लिक्विड रहता है। अब आप क्या किए, इस पर नमक डाल दिए, इस पे आप नमक डाल दिए, तो आप नमक डालिएगा तो नमक क्या करेगा, ये जो पानी है इस पानी में घुलना शुरू करेगा, नहीं, फिर धीरे धीरे जो बर्फ में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको खींचेगा घुलने के लिए, नहीं, और वो क्या मांगेगा, बर्फ से एनर्जी को मांगेगा, नहीं, बर्फ से एनर्जी को क्या करेगा, मांगेगा। तो बर्फ से एनर्जी को मांगेगा, नहीं, तो बर्फ एनर्जी देना शुरू किया, जैसे ही मॉलिक्यूल एनर्जी देना शुरू करेगा, नहीं, इसका अपना एनर्जी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अब इसका अपना एनर्जी घट रहा है तो इसको एनर्जी कहीं से चाहिए, नहीं, तो सोचो, अब ये जो लिक्विड है इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, इसका टेम्परेचर अभी हाई है, इसका टेम्परेचर क्या है, हाई है। तो ये जो एरिया है, यानी बाहर वाला जो एरिया है ये पूरा इंसुलेटेड है, क्या है ये पूरा इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब होता है कि बाहर से ना ही एनर्जी अंदर जाएगा, ना ही अंदर से एनर्जी बाहर आएगा।
ध्यान रखना है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, ध्यान रखना है। तो एनर्जी का ट्रांसफरेंस इधर से ना हो, बाहर से ना अंदर जाएगा, ना अंदर से बाहर आएगा। तो ये बर्फ जो है वो एनर्जी किससे खींचेगा? इस लिक्विड से नहीं। तो ये बर्फ इस लिक्विड से एनर्जी को खींचेगा और अपने आप को मेल्ट करना चाहेगा नहीं, और एनर्जी किसको सप्लाई करेगा? नमक को नहीं। अगर बर्फ को एनर्जी मिल रहा है, बर्फ को क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रहा है, तो वो एनर्जी लिक्विड से खींचा और एनर्जी किसको दे दिया? नमक को। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं। तो अगर ये इससे एनर्जी खींचेगा तो इस लिक्विड का टेम्परेचर, इस लिक्विड टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। इस लिक्विड टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। ध्यान रखना है। तो ये धीरे धीरे इस लिक्विड से टेम्परेचर खींचता जाएगा, खींचता जाएगा, खींचता जाएगा, और इसके टेम्परेचर को डाउन करता जाएगा, करता जाएगा, और ये लिक्विड धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट कर जाएगा। बस में आ रहा है? तो आइसक्रीम सेलर जब आइसक्रीम जहाँ पे जाइएगा तो ऐसा नहीं है कि गया वो आइसक्रीम को उठा के ऐसे रख रहा है, नहीं। वो आइसक्रीम जो रख रहा है लिक्विड फॉर्म में रख रहा है, पूरा मिक्स कर दिया, और मिक्स करके वो क्या कर दिया? अपने जो ड्रम बनाया उस ड्रम में डाल दिया, और उसके चारों तरफ क्या डाल दिया? बर्फ और नमक का मिक्सचर, नहीं। और बर्फ और नमक का मिक्सचर चारों तरफ भर के वो डाल दिया। अब जैसे ही वो डालेगा, नमक को एनर्जी चाहिए घुलने के लिए, और बर्फ को एनर्जी चाहिए नमक को देने के लिए। तो वो एनर्जी किससे मांग रहा है? लिक्विड से। तो जब तक ये लिक्विड एनर्जी देता रहेगा तब तक बर्फ नहीं पिघलेगा, बर्फ का अपना एनर्जी बना रहेगा। बस नहीं रहे। और जैसे ही एनर्जी देना बंद करेगा तब ये बर्फ पिघलना शुरू कर देगा। जैसे मान लीजिए नॉर्मल एग्जांपल, नॉर्मल एग्जांपल का मतलब सोचिए अगर, तो जैसे मान लीजिए कि आप लोग का तो अभी नहीं होगा, जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका गर्लफ्रेंड होता है ना जी, बहुत लोगों का। नहीं। तो मान लीजिए किसी का गर्लफ्रेंड है, आपके पास कुछ पैसे हैं, नहीं, आपको कहीं घुमाने ले जाना है तो पैसा चाहिए, नहीं। वो एनर्जी मांगेगी कि भाई हमको एनर्जी दीजिए, नहीं, यानी हमको खिलाइए पिलाइए ये सब कीजिए। बस में आ रहा है। तो आप अभी कमा नहीं रहे हैं, समझने के लिए बताया जा रहा है, ध्यान दीजिए। तो आप एनर्जी जो है ध्यान सुनिए, आप एनर्जी जो है क्या कर रहे हैं? अगर अपना एनर्जी खर्च कीजिएगा तब तो आप ही पिघल रहे हैं, आपकी एनर्जी डिक्रीज कर रही है। बस में आ रहा है। तो क्या करते हैं कि गार्जियन जो है, पिताजी जो है, उनसे एनर्जी लिया जाए, नहीं, इनको एनर्जी दिया जाए। पिताजी से एनर्जी लिया जाए, इनको दिया जाए। तो जब तक पिताजी ट्रांसफर करते रहेंगे आपकी अपनी एनर्जी बनी रहेगी, यानी जो पॉकेट में 500-1000 रुपया रहता है वो हमेशा बना रहेगा, नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? और जैसे ही आपकी एनर्जी खर्च होगी तो आप डाउन होने लगिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ भी कुछ वही कहानी है, ध्यान रखना है। फायदा इन दोनों को है, लेकिन तीसरा आदमी पे कर रहा है, जो लिक्विड है ये एनर्जी को पे कर रहा है, तो इसकी टेम्परेचर क्या हो गई? डाउन हो गई। तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो ये लिक्विड से कौन सी कन्वर्ट करेगा? सॉलिड में। मेरी बात समझ में आई? इसमें दिक्कत है? देखा जाए, उसी बात को थोड़ा सा डिटेल करके हम लिख दिए हैं, नहीं, आप अपने तरीके से ऑर्डेंस करके लिख लीजिएगा, हम थोड़ा सा डिटेल करके लिख दिए हुए। लिखा हुआ है इसमें, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर और आइस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। नमक का पानी में घुलने का जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर और आइस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, दैट इज सॉल्ट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम वाटर। सॉल्ट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है हीट को, किससे? वाटर से या आइस से, ठीक है, फॉर इट्स डिसोल्यूशन, अपने आप को घुलाने के लिए, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और आइस डिक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस एंड आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। उसका टेम्परेचर क्या हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस से घटेगा। किसका? जो नया सॉल्यूशन बन रहा है उसका, जो नया सॉल्यूशन बन रहा है किसका? नमक और पानी का, उसका टेम्परेचर क्या होगा? घटने लगेगा, ठीक है। नाउ द सॉल्यूशन डू नॉट रिमेन इन सॉलिड फॉर्म एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी जो बर्फ है, नहीं, वो अब 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बना नहीं रहेगा। रहेगा क्या? क्योंकि वो अपना एनर्जी दे रहा है, ध्यान रखना है। दैट इज इट रिक्वायर्ड मोर कूलिंग टू कन्वर्ट इनटू आइस, यानी उसको फिर आइस में कन्वर्ट रहने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा और कूलिंग उसको चाहिए। बस में आ रहा है? इसमें दिक्कत है? मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस हैज सेम वैल्यू, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री, और फ्रीजिंग पॉइंट भी कितना होता है? 0 डिग्री। मेरी बात में आ रही है? यानी कि पानी बर्फ में कन्वर्ट कर जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है,
ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस से ही थोड़ा सा माइन्यूट एनर्जी भी दीजिएगा तो लिक्विड में कन्वर्ट कर जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, लिखा रहता है फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है सेम वैल्यू दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना है, डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर और आइस डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बोथ। नहीं, यानी जो नमक का बर्फ में घुलने का प्रक्रिया है, ये क्या करता है, आइस के फ्रीजिंग पॉइंट को भी घटाता है और उसके मेल्टिंग पॉइंट को भी घटा देता है। ठीक है, चलो यानी पहला बात हम क्या बोले, ओवरऑल हम लोग क्या सीखे कि अगर नमक को पानी में घुलना है या नमक को बर्फ में घुलना है तो बर्फ से नमक क्या करेगा, एनर्जी को खींचेगा, नहीं, और एक नया सॉल्यूशन बनाएगा। उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अब 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, 0 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखना, किसका, जो नया सॉल्यूशन बन रहा है उसका, नहीं, उस सॉल्यूशन को आप चाहते हो कि वो बर्फ बने तो आपको और ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है, और बर्फ क्यों पिघल रहा है, क्योंकि बर्फ का एनर्जी कौन खींच रहा है, नमक। ध्यान दीजिए, मेल्टिंग ऑफ आइस इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। मेल्टिंग ऑफ आइस यानी आइस को पिघलने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो वही लिखा हुआ है, मेल्टिंग ऑफ आइस इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एनर्जी सप्लाई करते हो। ठीक है, तो लिखा हुआ है दैट इज आइस ऑल्सो रिक्वायर्ड और एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम इट्स फॉर इट्स मेल्टिंग एंड दिस हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाई आइस। ये हीट वो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, एंड दिस हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाई आइस फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ड्यू टू दिस रीजन सराउंडिंग ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर बिकम्स कूलर एंड कूलर। ध्यान रखना है, तो नमक को भी पिघलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और नमक बोल रहे हैं, बर्फ को पिघलने के लिए भी एनर्जी चाहिए और नमक को घुलने के लिए एनर्जी चाहिए। इन दोनों को एनर्जी चाहिए, दोनों मिलकर एनर्जी कहाँ से खींच रहे हैं, सराउंडिंग से। तो सराउंडिंग्स खींचेंगे तो आसपास का जो सराउंडिंग होगा वो ठंडा होगा कि गर्म होगा, ठंडा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, आसपास सराउंडिंग क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। नहीं, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। ऐसे ही जो क्या कहते हैं उसको, जो आपका ठंडा घर भी बनाया जाता है, उस ठंडे घर में भी ये कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। जैसे एक रूम ले लिए, नहीं, और उस रूम में सेम वही काम किया गया, उसके चारों तरफ एक और दीवार खड़ा कर दिया गया और उस दीवार में आइस और नमक का मिक्सचर चारों तरफ डाल दिया गया। नहीं, तो यहाँ का जो अंदर वाला रूम होगा वो रूम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आसपास का जो मिक्सचर था उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, -21। बात समझ में आ रहा है ना, उनका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, -21 हो गया। तो यहाँ पर जो रूम होगा उसका भी टेम्परेचर बहुत गिर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इस पर क्या इतना में इसको दिक्कत है। चलो, तो यहाँ से हम लोग का देखा जाए तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का टॉपिक आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग का अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक इसमें आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। नहीं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा बोलने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। आज थोड़ा जल्दी ही छोड़ रहे हैं।